नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। वैक्सीनेशन को लेकर शहर वासियों को पछाड़ते हुए फरीदाबाद के कई गांव 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस मुद्दे पर सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि फरीदाबाद के 8 गांव 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं और तेज गति से वैक्सीनेशन का काम जारी है, जबकि शहरी इलाकों में दूसरी डोज 75% हो चुकी है और अभी भी 75% लोग बाकी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेशन करवाएं ताकि पूरा जिला 100% वैक्सीनेट हो सके। उन्होंने कहा कि अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं विदेशों से जिले में आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखते हुए उनके सैंपल जांच के लिए लिए जा रहे हैं और अगर उनका कोई पॉजिटिव आता है तो उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजा जाता है। वहीं इस मौके पर गाँव वासियों ने खुशी जताते हुए कहा कि उनका गाँव 100% वैक्सीनेट हो चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार के अथक प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है, जिसके लिए वे सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद करते हैं। डोज लगवा भी ली और लोग बहुत अच्छी तरह से लगवा रहे हैं, बल्कि घर घर भी लग रही हैं। अब तो हॉस्पिटल में भी खूब अच्छा काम हो रहा है जी। बहुत अच्छी वैक्सीन भी लग रही है वहाँ भी डेली। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं खेड़ी कला का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा है उन्होंने जो ये प्रक्रिया चालू की है, बहुत अच्छा है और हॉस्पिटल वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गांव के सरपंच का और सरकार का, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इस महामारी से बचने के लिए। ये मेरा नाम आर्यन, मेरे गांव में सभी 100% लोगों ने दोनों कोविड वैक्सीन लगवा ली है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जिसने समय रहते फ्री वैक्सीन लगवाई और जान बचाई। उन सब लोग स्टाफ के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर वैक्सीन लगाई। मेरा नाम प्रीति है। हम सभी गांव वालों ने होकर कोरोना को मुक्त होने के लिए दोनों डोज लगवा ली है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और उन सभी स्टाफ को जिन्हें अपनी जान पर खेलकर लोगों को इंजेक्शन लगाया है। मेरा नाम कमलेश है। हमको दोनों डोज लग चुकी हैं। हमारे गांव में सभी लोगों ने दोनों इंजेक्शन लगवा लिए हैं जो कोरोना से बचाते हैं। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और उन सभी नर्स डॉक्टर का भी धन्यवाद करते हैं, यह इंजेक्शन लगवाए हैं। हाँ, मेरे यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। मेरा नाम सविता है। हम सभी गाँव सीएम साहब, जिले के कई गांवों में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी क्रांति देखने को मिली है। 100% कई गांव वैक्सीनेट हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? गांव के लोग तेज़ी से वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसी तरह मैं शहर के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। जो हमारा सेकेंड डोज का टारगेट 75% हो गया है और फर्स्ट डोज हम पहले ही 100% क्रॉस कर 112% पे आ गए हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध हो कि सेकेंड डोज को जल्द से जल्द लगवाएं, जिससे कि जो तीसरी वेव आने का एक डर हमारे अंदर बैठा हुआ है उसे हम निकाल सकें और तीसरी वेव को हमारे शहर को बचा सकें। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जो 25% डोज हमारी बची हुई है जल्द से जल्द लगवा कर पूरा वैक्सीनेशन कराएं। पहले में बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जल्दी फरीदाबाद की सभी सड़कों को बनवाया जाएगा और पिछले 15-20 सालों से सारण गांव में आईसर चौक वाली सड़क टूटी पड़ी थी, जिसका नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद की चाहे सेक्टर 12 की सड़कें हो या अन्य टूटी हुई सड़क, हम सभी को जल्द पूरा कराएंगे। और पिछले 1 साल से पॉल्यूशन के चलते विकास कार्य पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब विकास का पहिया चलना शुरू हो गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा व अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन कांग्रेसी उन दिनों को भूल गए जब जेल गए थे। आज ये लोग सुशासन की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दोषियों को किसी भी सूरत में भूलेगी नहीं, बल्कि उनको उनके कर्मों की सजा देगी। आप एक बात समझ कर चलिए, ये जो आइचर वाला रोड है जो सारण से और मेन रोड को जोड़ता है, अब से नहीं पिछले 15-20 साल से आज उसकी हालत आपने देखी होगी। और इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत आपने देखी होगी।
लेकिन जब से देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है, धीरे धीरे फरीदाबाद का चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी क्षेत्र हो, कॉलोनियों का क्षेत्र हो, सारी सबकी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। क्योंकि जब सारी सड़कें पूरे फरीदाबाद की खराब थी, ना शहर की सड़कें चलने लायक थी, ना हाईवे की कोई अच्छी सड़कें थी, ना कॉलोनियों की सड़कें अच्छी थी, ना गांवों की सड़कें अच्छी थी, लेकिन पिछले 7 साल में एक एक करके सारी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। उसी निमित्त सेक्टर 24, 25, DLF और ये सारण से मुजेसर वाली जो सड़क है, जो पिछले 25 साल से मैंने देखा लोगों ने इस सड़क पर चलना बंद कर दिया था, अब उन सब सड़कों को बनाया जा रहा है। उसी निमित्त HSVP के माध्यम से इस सड़क का आज यहाँ काम शुभारंभ हुआ है और इससे हजारों को नहीं, लाखों लोगों को फ़ायदा प्याली वाली सड़क से और सारण वाली सड़क से, औद्योगिक क्षेत्र को भी फ़ायदा होगा और हमारे NIT विधानसभा के तमाम रहने वाले लोगों को इससे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी सरकार। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? HPSC जो घोटाला बता रहे हैं उसको, उसकी भी जांच की मांग की थी, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके भी आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर। देखिए, कांग्रेस का काम, कांग्रेस के चेहरे से कालिक पुत नहीं सकती। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनी है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मोदी सरकार पर या मोदी के किसी मंत्री पर, मनोहर जी की सरकार पर या उसके किसी मंत्री पर कोई घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप हमारा विरोधी भी नहीं लगा सकता। चलिए बात करेंगे पलवल के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई और जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 14 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया और 2 शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटारा करने के आश्वासन आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और बैठक में पलवल विधायक दीपक मंगला, उड़ल विधायक जगदीश नायर, हतीन विधायक प्रवीण डागर और प्रथला विधायक नयनपाल रावत सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक में भाजपा और जजपा के कार्यकर्ताओं ने भी किसानों के गेट पास व धान घोटाले में मामले की शिकायत सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के सामने की, जिस पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तर पर जांच करवाई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि अगली मीटिंग तक इनका समाधान हो, नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत उठाई है भाजपा और जजपा के कार्यकर्ताओं ने, कल की बात आई सामने और किसानों को जो गेट पास पैसे मांगे गए, लिए गए, घोटाला भी सामने आया। इसमें धान घोटाले की बात हुई, बड़ा जोर शोर से उठाई मुद्दा। क्या कार्रवाई होगी? लंबे समय से अटका पड़ा है। उसका जो सीनियर अधिकारी है उससे इंक्वायरी मार्क की हुई है और उसकी इंक्वायरी से भी अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो किसी और दूसरे अधिकारी से करवाएंगे और इसका दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे, उसके समाधान करेंगे। दूसरा पेंशन का था, पेंशन का भी हमने कहा कि भी अगली मीटिंग तक उनको पेंशन मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मंत्री, जब से आप ग्रीवेंस मीटिंग लेने आते हैं तब से पेंशन का मुद्दा हर बार जोर शोर से उठता है, लेकिन ये कुछ एक ऐसा है, सबका नहीं है, कुछ एक के बंदे हैं जिनका कुछ अभी जो पता लगा कि बैंक जो शिफ्ट हुए हैं उनमें कुछ उनके रिकॉर्ड में कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उसकी वजह से, अदरवाइज उसके बाद लोगों को मिल रही है पेंशन। मंत्री जी, खाद का अभी भी किल्लत चल रही है, DAP की तरह यूरिया में दिक्कत। देखो, यूरिया की अभी मीटिंग भी थी हमारी और विधानसभा में भी ये सवाल उठा था और हमारे कृषि मंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि यूरिया की कोई दिक्कत नहीं आई होगी और यहाँ भी मेरे ख्याल से ट्रैक आ गया होगा डी साहब। सर मतलब तो ज्यादा पैसे में दे रहे हैं, ज्यादा पैसे। चले मैं रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार को घेरने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में युवा अधिकारी आंदोलन चला रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज शर्मा साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचे और गुरुग्राम के युवाओं ने नीरज शर्मा का जोरदार स्वागत किया और
और साथ ही इस आंदोलन का भरपूर समर्थन दिया। धीरज शर्मा ने हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र में विराजमान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। धीरज शर्मा की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को, किसानों को धोखा दिया है। आज पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। पढ़े लिखे युवा रोजगारों के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं मनोहर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनोहर सरकार में हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार हिंदू मुसलमानों पर राजनीति कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर बयान जारी करते हुए कहा कि मुंबई में हमारा गठबंधन मजबूत है और प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकरे ही रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। वहीं धीरज शर्मा ने हरियाणा के युवाओं से अपील की है कि वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि युवाओं का भविष्य सुधर सके। आपको बता दें कि ये भी लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। वहीं इस कार्यक्रम में शिवसेना के युवा नेता ऋतुराज भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। ऋतुराज ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खट्टर सरकार के राज में बेरोजगारी और रेप हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भावांतर भरपाई में जो आलू का रेट पहले था वो 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका रेट 6 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है भावांतर भरपाई में, और इसमें 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो उपज होती है उस पे ये सरकार के माध्यम से किसान के खाते में ये अनुदान राशि दी जाएगी। जो किसान का रेट 6 रुपये से प्रति किलो के हिसाब से जिसको कम मिलेगा, उसमें जो बीच का अंतर है उसके खाते में वो डीबीटी के माध्यम से वो राशि दे दी जाएगी। किसानों से क्या अपील है? मेरी किसानों से अपील है कि किसान जितने भी आलू बोने वाले किसान भाई हैं उन सभी से मेरी अपील है कि अपने खेत का जो आलू का रजिस्ट्रेशन है मेरी फसल मेरो ब्यौरा पे कराएं। उसी के उपरांत भावांतर भरपाई की जो साइट है उस पे कराएं। उसके भावांतर भरपाई पर साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाओगे। सरकार द्वारा जो भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है, ये किसानों को जो कम रेट अगर मिलती है तो उसकी भरपाई के लिए योजना चलाई गई है। जैसे कि मान लो अभी सरकार ने आलू पर रेट बढ़ा दिया, 600 रुपये पर कुंटल कर दिया, पहले 500 था और इसको बढ़ा दिया। अब यदि किसान बेचने मंडी में जाता है, मान लो उसको 2 रुपये 3 रुपये किलो रेट मिलती है, तो वो वहाँ जे फॉर्म कटवा लेगा। कटवाने के बाद उसको ऑनलाइन FMMV पे अपलोड कर देगा, तो उसे जो 3 रुपये किलो बेची और अगले जो 3 रुपये हैं वो उसकी भरपाई के उसके खाते में आ जाएंगे, जिससे उसको नुकसान नहीं होगा। यदि जो न्यूनतम कीमत सरकार द्वारा जारी की गई है उससे ज़्यादा में अगर किसान की बेचती है तो बहुत अच्छा है। उससे कम पे बेचती है तो किसान का नुकसान ना हो, उसको देखते हुए ऐसा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। सरकार द्वारा प्रति एकड़ हर जो बागवानी फसल है उसकी ईल्ड भी तय की गई है। जैसे आलू की 120 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से सरकार मानती है कि ईल्ड पैदा होती है, उस हिसाब से उनको लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पलवल ज़िले के बहुत सारे किसान पहले जो कम खेती आलू की करते थे, इस समर्थन मूल्य से जो भावांतर भरपाई योजना जब से लागू हुई है, मैं देख रहा हूँ कि बात करेंगे अगली खबर की। भले ही प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा खाद की कमी नहीं होने के लाख दावे किए जा रहे हो, बावजूद इसके आज भी किसान लाइन में खड़ा होकर खाद की किल्लत से जूझ रहा है। इसी तरह का एक नज़ारा धतीर पुलिस चौकी में देखने को मिला, जहाँ सहकारी समिति पैक्स विभाग द्वारा खाद वितरण की जा रही है। खाद लेने के लिए किसान सुबह से ही लाइनों में खड़े हो गए। किसानों में अब तब आक्रोश फैल गया जब खाद वितरण के दौरान कुछ अनियमितताएं देखने को मिली। वहीं किसानों का आरोप है कि खाद वितरण करने वाले कर्मचारी अपने जानकारों को तो खाद के 20-20 कट्टे दे रहे हैं, जबकि आम किसानों को जिन्हें एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे दिए जाने हैं, उन्हें वह 5 कट्टे भी पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे लेकर किसानों में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने वहां कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। खाद वितरण में किसानों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर जब कर्मचारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के लोग आधार कार्ड लेकर लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 20 कट्टे दिए जाने की बात को लेकर सिरे से नकार दिया है और खैर इन हालातों को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि सरकार आज भी खाद की आपूर्ति सही तरीके से नहीं कर पा रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है। कहाँ रहते हो आप? टहर की। सुभाष जी, क्या समस्या है जिसके लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं?
खाद की समस्या है जी। क्या समस्या आ रही खाद को लेकर? खाद में यही है जी, शुरू में तो हमने 20-20 कट्टे बांटे हैं, फिर 10 करे हैं, फिर 5 करे हैं, अब 3 की कह रहे हैं जी, वो 3 भी नहीं मिल रहे हमें। तो आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? 8 बजे से कटे हैं जी। तो अभी तक आपका कोई नंबर नहीं आया? नहीं आया जी। तो कितने कट्टे आपको मिलने चाहिए एक आधार कार्ड पे? 5 कट्टे कम से कम मिलने चाहिए जी। 5 भी नहीं मिले। हाँ जी। तो बताइए जी, आपकी शिकायत ये कि ये जो अपने मिलने वाले हैं उनको 20-20 कट्टे दे रहे हैं। हाँ जी। क्या रेट का एक कट्टा है? 266 का जी। तो 266 में ही दे रहे हैं, कुछ अलग ले रहे हैं? नहीं, रेट तो वही दे रहे हैं जी, दवाई आई की है पीछे से वो दे रहे हैं। 266 के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी मांग है 5 कट्टे वो आपको नहीं मिल पा रहे। जी आपका? शमशेर सिंह। शमशेर जी कहाँ के रहने वाले हो? दतीर के जी। आज खाद का वितरण हो रहा है दतीर की पुलिस चौकी में सोसाइटी की तरफ से। तो सरकार का ये कहना है कि एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे दिए जाएंगे, क्या आपको मिल पाए? नहीं जी, ऐसा हो रहा है जी, जो इसे 100 रुपये का पैसा दे देता उसे तो 20-20 कट्टा दे, अब जो कहा 2-3 कट्टा मिलेंगे, जो है जी पीछे से पर्ची ला के अपने अपने आदमी दे दे स्टाफ, और बाकी है नहीं करेंगे। जो 5 कट्टे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, और उसके बजाय 3 दे रहे हैं, 3 भी नहीं मिले हैं अभी तक। और उसके अलावा जो अन्य इनका अपने मिलने वाले हैं उनको 20-20 कट्टे दिए जा रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? 10 का 15 का 20 ऐसे ही। तो कब से चल रहा है ये सुबह से चल रहा है जी। तो आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? सुबह से 8 बजे से। अभी तक आपका नंबर नहीं आया? अमरचंद शर्मा नाम है जी मेरा। अमरचंद जी, हाँ जी, आज दतीर चौकी में बैठ के जो खाद के कट्टे हैं उनका वितरण किया जा रहा है, तो कितने कट्टे आपके पास है और कितने की रूपरेखा आपके पास बांटने की है? मैं 5 एक कट्टा एक आदमी को दे रहा हूँ जी। तो कितने कट्टे आपके पास हैं, कितना वितरण कर चुके हैं? मैं 800 कट्टे वितरण कर चुका हूँ जी। 300 कट्टा भी मेरे पास बचे हैं, आदमी खड़े हैं, सबको फारिग कर दूंगा जी। तो प्रति किसान को 5 कट्टा दे रहे हैं? 5 कट्टे एक आधार कार्ड पे दे रहा हूँ। एक आधार पे? यस सर। तो कितने का एक कट्टा है? 266 रुपये 50 पैसे का सर। तो 5 कट्टे दे रहे हैं? हाँ जी, 1332। तो अभी कुछ गेट पे लोग यूँ कह रहे हैं कि हमें जो 5 कट्टे चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, आप उनको 3 कट्टे देने की भी। बात करेंगे पलवल की। पलवल में महिला को होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर बार बार दुष्कर्म करने और रुपए छीनने में सोने की चेन छीनने का आरोप है। पुलिस ने मामले में 4 नामजद पर केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी जगवती ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि कुछ दिनों पहले फेसबुक से उसकी जान पहचान एक व्यक्ति से हो गई थी। बाद में वह उससे व्हाट्सएप के जरिए बात करने लगा था। उसने उसे किसी काम का बहाना लेकर गांव मीतरौल बुलाया। महिला का आरोप है कि यह वहां उसे ओयो होटल में ले गया और कोई नशीला पदार्थ पिलाया। उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई। कुछ दिनों बाद उसने अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर फिर वहीं बुलाया, जहां उसने उसके 3 अन्य साथियों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इसी प्रकार अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करते रहे। उन्होंने उसे जबरन शराब भी पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। आखिर जब वह उनसे तंग आ गई तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर 4 नामजद पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये है, कल एक दरखास्त प्राप्त हुई थी थाना में और उस लड़की ने बताया कि भाई मेरे साथ पिछले 11वें महीने से ये लड़का दीघोट का है और मुझे ओयो होटल में लेके जाकर मेरे साथ गलत काम किया। और 20 तारीख को ये मुझे यहाँ ओयो होटल में लेके गया होटल के में, और उधर मेरे साथ इसने गलत काम किया ज़बरदस्ती, और अपना कोई भाई वो भी बुलाया वहाँ पे भूपेश, और उन्होंने दोनों ने उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद उसकी स्कूटी वो लेके बाजार आई सामान लेने के लिए, फिर उसकी स्कूटी की चाबी वगैरह छीन ली, उससे कुछ पैसे वगैरह वो भी छीन लिए। ये मामला सामने आया, दर्ज कर दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है सरकारी अस्पताल पलवल में। बयान 164 माननीय अदालत में करा दिए गए। इसमें 4 लोगों के खिलाफ किया है जी। तो कोई आरोपी अभी गिरफ्तार? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, मुकदमा महजा में तफ्तीश जारी है। आरोपी फरार है अभी? आरोपी फरार है पिछले 9वें महीने से, अगस्त से। अच्छा, लगातार? हाँ, अगस्त से उसे बार बार होटलों में बुलाता है, वो चली जाती है। वो कह रही थी कि इसने मेरी शुरू में ही वीडियो और कुछ फोटो वगैरह खींच लिए थे। अच्छा। तो उससे मुझे धमकाता रहा, मैं ब्लैकमेल करता रहा कि मैं आपके। चलिए अभी बात करेंगे पलवल की ही। पलवल के होडल थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 दिन पूर्व पुरानी रंजिश के चलते 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपराध जांच शाखा पुलिस ने
फौज से बर्खास्त एक फौजी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि आज आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग किए गए अवैध हथियार को भी बरामद किया जाएगा। हुडल अपराध जांच शाखा प्रभारी जंगशेर सिंह ने बताया कि गत 20 दिसंबर को गांव गौड़हौता में गांव निवासी दिनेश की राहुल नाम युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हुडल थाना पुलिस ने इस मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई है कि दिनेश नामक युवक की गोली मारकर हत्या करने वाला गांव गौड़हौता निवासी आरोपी राहुल गौड़हौता चौक पर मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश देकर आरोपी को काबू कर लिया और पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। और पुलिस का कहना है कि आरोपी राहुल की मृतक दिनेश से किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते उसने मृतक दिनेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आज आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग किए गए अवैध हथियार को बरामद किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी राहुल एक पूर्व फौजी है, जिसे लड़ाई झगड़े के मामले में फौज से करीब 1.5 साल पहले बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि मृतक दिनेश भी अपराधी किस्म का लड़का था, जिस पर हत्या, लूटपाट व आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज थे। किस मामले में गिरफ्तार किया है? ये दिनेश सनो दौलत राम आरोप गढ़ौता। इस लड़के का 20 तारीख को मर्डर हुआ था और इसमें ये राहुल उर्फ सरदार है, सनो महेश, ये गढ़ौता का रहने वाला है। तो इसने उसे कट्टे से गोली मारी थी, जिसमें दिनेश नाम के लड़के की मौत हो गई। तो क्या कारण था ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया? कुछ इनकी आपस में काफ़ी दिन से रंजिश चल रही थी दोनों की। क्या रंजिश थी सर? किसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ था इनका, पहले दरखास्त भी दी थी इसमें। सर बताया जा रहा है पहले दोस्त भी थे दोनों? पहले दोनों दोस्त भी थे और ये जो मृतक है दिनेश, और इसके खिलाफ भी पहले एक हत्या का है, 3 लूट के और एक आरएमएक्ट का पर्चा दर्ज है। सर क्या ऐसा के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज है? सर कितने लोग थे हत्या को अंजाम देने में? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसको पेश करके रिमांड करेंगे, रिमांड लेंगे और जो हथियार है हथियार की रिकवरी करेंगे इसमें। तो ये सर फौजी है, फौज अभी फिलहाल भी फौज में है? नहीं, ये फौज से बर्खास्त। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।